मित्रों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने इंडियन ज्योग्राफी के देखा था जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें कि हमने पढ़ा था तराई और भामर मिट्टी को। आज हम जानते हैं खादर और बांगर मिट्टी को। जी हाँ, इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, छोटे हैं मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले चीज हम खादर मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो खादर मिट्टी को न्यू एलुवियल सॉइल के रूप में हम जानते हैं। आप बोर्ड पे देखते रहेंगे, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हिमालय के शिवालिक, हिमालय के जस्ट साउथ से स्टार्ट हो रहा है नॉर्दर्न प्लेन। तो इसमें से सबसे पहले था आपका भामर प्लेन, उसके जस्ट नीचे हमने पढ़ा था तराई प्लेन, अब इसके नीचे आपका आता है खादर प्लेन। तो जब हम खादर प्लेन के स्थान और निर्माण की बात करते हैं तो वास्तव में यह मिट्टी नदियों के बाढ़ मैदानों के निचले इलाकों में पाया जाता है, ठीक तराई के नीचे, जहां पर हर साल बाढ़ का पानी सिल्ट इकट्ठा करता है या गाद इकट्ठा करता है। ध्यान रखेंगे, आप जब नदियां चलती हैं तो अपने साथ बालू वगैरह लेकर के आती हैं और उस बालू को छोड़ते हुए फिर आगे बढ़ जाती है, निक्षेप, एक डिपॉजिट क्रिएट करती हैं। तो उसी सिल्टेशन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में अगर देखा जाए तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र में ये एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जिसे कि हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां सबसे ज्यादा खादर मिट्टी का निर्माण करती हैं। हरियाणा में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं तो वास्तव में यह महीन दाने वाली चिकनी मिट्टी होती है और नमी युक्त मिट्टी होती है। अगली स्थिति बात करें तो इसमें नमी युक्त होने के कारण जाहिर सी बात है इसमें उपजाऊपना की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसके रंग की अगर हम बात करते हैं तो यह हल्के पीले से हल्का भूरा होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यह अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि प्रत्येक बाढ़ चक्र के साथ यह नई गाद लेकर के आई, यानी नए नए मिट्टी का डिपॉजिट यह करती रहती है, जो कि पत्थरों या पहाड़ों के ही छोटे छोटे बुरादे होते हैं, जिसके कारण यहां पे हमेशा मिट्टी की एक नई परत पाई जाती है, जिसकी वजह से यह अधिक उपजाऊ होती है मिट्टी। ध्यान रखेंगे कैसे लाया जाता है, बाढ़ के पानी के द्वारा मिट्टी में एक नवीनता आती है और उपजाऊपना पाया जाता है, क्योंकि इसमें खनिज की मात्रा या मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करते हैं जो 4 डिवीजन है मिट्टियों के, उसमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, अगर आपसे पूछा जा रहा बांगर, तराई, खादर या फिर कोई और, तो इसमें ध्यान रखेंगे तो सबसे ज्यादा उपजाऊ खादर है। नाउ आगे चलते हैं। अगली स्थिति में बात करें तो यह एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, अपनी उर्वरकता के लिए जाना जाता है। जैसे कि यहां पर हर तरह की फसल पाई जाती है, गेहूं के उत्पादन में यह हिस्सा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर धान की भी खेती होती है, गन्ने की भी खेती होती है, कुल मिलाकर के हर फसलें यहां पर पाई जाती हैं। दलहन और तिलहन की भी यहां भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप खादर मिट्टी को समझ गए होंगे। ध्यान रखेंगे, खादर मिट्टी को हरियाणा में क्या कहा जाता है, तो हरियाणा में इसे नाली के नाम से जाना जाता है, आपको भूलना नहीं है। अब हम देखते हैं पुरानी बांगर मिट्टी को। तो वास्तव में यह हिस्सा कौन सा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि खादर मिट्टी निचले बाढ़ के मैदान है। यह जब हम बांगर मिट्टी की बात करते हैं तो इसका निर्माण सबसे पहले हुआ इंडियन प्लेट के, और यह हिस्सा अपेक्षाकृत ऊंचे पर है। इसे हम पुरानी एलुवियल सॉइल के रूप में जानते हैं, यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल है। यह पाया कहां जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मैदानों में पाया जाता है। इसके अलावा नदियों के ऊंचे मैदान जो द्वाब के क्षेत्र है, द्वाब मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, क्या होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को अगर कोई ऊंचा भूमि है तो उसे द्वाब कहते हैं। तो द्वाब में ये पाए जाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर की बात करें तो यह भारी और चिकनी मिट्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, भारी और चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी में कंकड़ नाम का चूना नोड्यूल पाया जाता है, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत अधिक मात्रा होती है। ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे कि मैंने तराई वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि वहां के आदमी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और पतले होते हैं, हड्डियां ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र के लोगों की देखते हैं, बांगर क्षेत्र के लोगों की, तो अपेक्षाकृत काफी लंबे होते हैं और उसमें देखेंगे कि हड्डियां काफी मजबूत होती हैं। आप हरियाणा या पंजाब के लोगों को देखिए, काफी लंबे चौड़े होते हैं, या उत्तर प्रदेश के जैसे ही दक्षिणी जौनपुर
से आगे गाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लोगों की औसत आयु काफी लंबी होती है, सेना वगैरह में पाए जाते हैं ये लोग। वहीं जब देवरिया से लेकर के पडरौना होते हुए नेपाल के बॉर्डर तक जाएंगे तो ठिगने कद के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, यदि बड़ा हाइब्रिडाइजेशन ना हुआ हो, संकरण ना हुआ हो तो ये इनकी स्थिति है। अब देखिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है, तो गहरा भूरा, हल्का लाल और भूरा पाया होता है यह मिट्टी। अगर हम इसके एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात करें तो जाहिर सी बात है यह खादर मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ है। फिर भी सिंचाई की मदद से यहाँ पर गेहूं, गन्ना, कपास, चावल और दलहन की खेती की जाती है। इससे एक चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके मिट्टी का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सॉइल। तो जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बांगर मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है बरानी, दूसरा है नहरी और तीसरा है चाही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्लासिफिकेशन। आपसे पूछ देता है कि चाही क्या है, मिट्टी का एक प्रकार, घास का एक प्रकार, तो ध्यान रखना चाहिए मिट्टी का प्रकार है। अब बरानी, नहरी और चाही मिट्टी में क्या अंतर है, तो बांगर का वह हिस्सा मिट्टी का, सॉइल का, जिसमें कि वर्षा के माध्यम से खेती होती है उसे बरानी कहते हैं। वर्षा आधारित कृषि वाली भूमि को बरानी कहते हैं। वहीं जहां पर नहरों का जाल बिछा हुआ है और नहरों से सिंचाई होती है उस मिट्टी को नहरी कहते हैं। और जहां पर कुओं और ट्यूबवेलों से सिंचाई होता है उस मिट्टी को चाही कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के बांगर मिट्टी के 3 डिवीजन है, बरानी, नहरी और चाही। आपसे जब एग्जाम में पूछता है तो आपको भूलना नहीं है ये मिट्टी के प्रकार है, ना कि घास के मैदान है या कोई दूसरी वस्तु है। नाउ अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं खादर और बांगर में डिफरेंस क्या है। तो जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, खैर उस डिफरेंस से पहले एक लाइन और देख लें कि इस बांगर मिट्टी में समस्या क्या दिखाई दे रही है। तो लगातार खेती होने की वजह से अब और इस मिट्टी में नवीनीकरण नहीं होता क्योंकि बाढ़ का पानी यहां पहुंच नहीं पाता है, तो जाहिर सी बात है इस मिट्टी में उपजाऊपना गिर गया होगा। जिप्सम के प्रयोग से यहां पर खेती या इसकी उपजाऊ गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। यहां पर अगर देखें तो कई सारे जीवाश्म भी मिले हैं प्राचीन काल के, हाथी, गेंडा आदि के। तो ना फिलहाल ये चीज मैं भूल गया था, अब मैं फिर से बता दिया हूं इस चीज को। अब हम डिफरेंस देखते हैं खादर और बांगर के। तो सबसे पहली चीज बांगर क्या है आपने पढ़ा, तो यह ओल्ड एलुवियल सॉइल है। वहीं पर जब आपने खादर पढ़ा तो यह क्या चीज पाया, यह न्यू एलुवियल सॉइल है। रिवीजन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो बांगर हाई टेरेस में पाए जाते हैं। वहीं जब हम खादर की बात करते हैं तो खादर पाए जाते हैं बाढ़ के निचले मैदानों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर इनके हम बनावट स्ट्रक्चर में देखें क्या डिफरेंस है, तो जो बांगर है वह मोटी दोमट मिट्टी है, वहीं पर अगर देखा जाए खादर की तो यह रेतीली मिट्टी है और इस मिट्टी की परत पतली है। नाउ अगला डिफरेंस क्या है कि जो बांगर है वह रिन्यू नहीं हो पाता क्योंकि बाढ़ के पानी से नई मिट्टी यहां नहीं पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है इसमें उपजाऊपना कम होता है। वहीं जब हमने खादर को पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ा कि बाढ़ हमेशा से नई मिट्टी की एक परत ले आते हैं जिससे कि इसकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, इसमें रिन्यू होने की संभावना होती है खादर मिट्टी में। अब लास्ट चलते चलते बांगर में किसकी मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। वहीं पर अगर देखा जाए खादर मिट्टी में तो कैल्शियम की कमी होती है जिससे कि तराई के क्षेत्र के लोग औसतन पतले होते हैं। और यहां में मात्रा पाया जाता है नाइट्रोजन का। तो आप देखेंगे कि देवरिया वगैरह से, जैसे ही मैंने बताया था, आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ के लोगों का एज जल्दी पता नहीं चल पाता है। यहाँ की लड़की 40 की हो जाती है लेकिन 30 की नजर आती है क्योंकि औसत स्थिति इसकी हड्डी वगैरह की पतली होती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे द्वाब क्षेत्रों में, जब आप बांगर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ के लोग जल्दी जवान बड़े होते हैं किंतु साथ ही बूढ़े भी होने लगते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस से मिट्टी का, जलवायु का, बहुत सारी चीजों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपने नॉर्दर्न प्लेन का जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन भी समझ लिया होगा। अब हम लेकर के आएंगे पेनिनसुलर प्लेटू को। तब तक के लिए धन्यवाद।